लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं केवल उन क्वेश्चंस की जो कि पीछे के वर्षों में पूछे जा चुके हैं। सभी की डिटेल्स नहीं अवेलेबल की जा सकती, लेकिन जितने की अवेलेबल है कि वो किस ईयर में पूछे गए हैं हम लोग उसको भी बोर्ड पे लिख देंगे। लेकिन ये समरी है जो लोगों के पास नोट्स में रहती है, हम लोग अपने पास नोट कर लेते हैं कि कब आया था, ये कब आया था। कभी कभी वो मिसिंग भी हो जाता है, तो सीधे डाउट्स पर हम लोग आ रहे हैं। ये क्वेश्चन था, हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं जो आसानी से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी समय, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cot 3π/4। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बिना टाइम वेस्ट किए इसको जल्दी से कर लिया जाए। हमें पता है कि जब हम tan इनवर्स के कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो tan इनवर्स की वो जो रेंज एक्सेप्ट की जाती है वो -π/2 से +π/2 के बीच होती है। इसका मतलब अब अगर हम अपने सोल्यूशन पर आए तो सबसे पहले दो बातें यहां देखने वाली होती हैं। फर्स्ट, ये कॉट है। अगर ये tan इनवर्स में टर्म था और ये tan होता तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि क्या ये π/2 के अंदर है। अगर ये π/2 -π/2 से π/2 के अंदर होती तो ये डायरेक्टली जो भी वैल्यू के लिखी होती वही आंसर हो जाता। आप छठे या सातवें लेक्चर में चेक करेंगे तो ये सारी चीजें tan इनवर्स की दी हुई है। अब डायरेक्टली इसका सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। एक इजीएस्ट मेथड ये भी है कि आप cot 3π/4 की वैल्यू डाल दीजिए। cot 3π/4 की वैल्यू हो जाती है -1। और माइनस में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये भी याद है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस के अगर क्वेश्चन हो तो उसको माइनस का tan इनवर्स के लिख देते हैं। इसका मतलब ये टर्म आ जाता है माइनस का tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 हमें पता है कि ये 45 डिग्री है, इसका माने माइनस का π/4। क्या हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा दिख रहा है? हाँ, -π/4। इसका मतलब जो आंसर है वो आंसर बी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2003 का हुआ ये क्वेश्चन है। द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन sin इनवर्स x = sin इनवर्स a हैज सॉल्यूशन इफ। इसका मतलब वो ये कहता है कि इसका जो राइट हैंड साइड सोल्यूशन है वो इनमें से किस वैल्यू के लिए, ए की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पर है, सीधे सोल्यूशन पर आते हैं। ये स्टार्ट के क्वेश्चन है, इजी है, आराम से करिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो स्टेप, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो, जो भी जिस भी तरफ का टर्म आपको उसकी रेंज अगर इजी तौर पे मालूम है वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। जैसे जब मैंने इसका सोल्यूशन पढ़ा तो मैंने देखा कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसकी रेंज मुझे पता है और वो रेंज माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच है, इक्वालिटी लेते हुए। अब sin इनवर्स x को हम लिख क्या सकते हैं? 2 sin इनवर्स a। इसका मतलब अगर हम यहां से 2 sin इनवर्स a लिख देते हैं तो क्वेश्चन a में दिखाई देने लगता है। 2 से डिवाइड कर दिया तो sin इनवर्स a ये हो जाता है माइनस का π/4 से लेकर प्लस के π/4। साइन इनवर्स, अगर आपको साइन इनवर्स का ग्राफ याद हो तो ये इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन इनवर्स के मान भी बढ़ते थे। दैट्स वाई इनइक्वालिटी के साइन में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम साइन ले लेते हैं। तो ए इन बिटवीन हो जाता है साइन π/4 से साइन -π/4 और इस कारण से ये वैल्यू आ जाती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 से -1/√2। अब आपको पता है कि अगर मॉड ऑफ ए एक नंबर लैम्डा के अंदर है तो हम जानते हैं कि इसको लिखे जाने का मतलब होता है ए इन बिटवीन होगा -λ से +λ। इसका मतलब अगर मैं वापस इसको फिर से लिखूं और मॉड के फॉर्मेट में चेंज कर दूं तो मॉड ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इस पे सही दिखाई दे रहा है? डी, 4। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, if cos inverse x minus cos inverse y/2 is equal alpha, then 4x square minus 4xy cos alpha plus y square is equal to, और ये 4 ऑप्शन है, 2 sin alpha के इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल हो सकता है, 4 sin square alpha या -4 sin square alpha। ये सारे क्वेश्चन अभी इजी फॉर्मेट वाले हैं, बहुत आसानी से करने वाले, सिंपल। अगर ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 है
और इक्वल अल्फा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। और ये याद होगा कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई, अब अगर ये माइनस है तो प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसका मतलब ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू y/2 लिखी हुई है यहाँ, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस y/2 का स्क्वायर या y²/4 इज इक्वल अल्फा। एक स्टेप यहीं पर भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स उधर ले जाएं, एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, कॉस अल्फा बन जाएगा, रूट को यहीं रखते हैं, या देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में ही सही, xy/2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट के अंदर y²/4 इज इक्वल कॉस अल्फा। अगर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है, और इसका सबसे इजी तरीका आप लोगों को बताया कि रूट को आप अकेला कर दीजिए तब स्क्वायर कीजिए, तो कभी 2ab का चक्कर नहीं फंसता। xy/2 उधर ट्रांसफर कर दिया और दोनों स्क्वायर कर दिए, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस y²/4 इज इक्वल कॉस अल्फा माइनस xy/2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोल दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y²/4 प्लस एक्स स्क्वायर y²/4 इज इक्वल, और यहां हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर y²/4 माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू xy/2। 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर y/4 एक्स स्क्वायर y/4 कैंसिल। अब हमें देखना पड़ता है लाना क्या, हमने y²/4 दिखा, इसका मतलब 4 से एक एलसीएम दिख रहा था तो मैंने पूरे में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 4x² माइनस y² इज इक्वल, और यहां हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस xy कॉस अल्फा। 4 मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब जब 4 यहां मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया होगा माइनस का 4xy कॉस अल्फा। इसको रब करते हैं, इस स्टेप पर हमारी जरूरत क्या है, हम देख रहे हैं 4x² पॉजिटिव है, इसका मतलब 4x² को हमने उस तरफ चेंज कर दिया, ले गए 4x² माइनस का y² भी उधर गया, प्लस का y², वहां ऑलरेडी RHS में ऑलरेडी माइनस का 4xy कॉस अल्फा था, ये सारी चीजें उधर जा चुकी हैं, और 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये सब कुछ हम उधर ले गए, इसका माने 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को इस तरफ लाना होगा, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यार इससे 4 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा, इसका माने 4 साइन स्क्वायर अल्फा। और इससे ज्यादा हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। हम देख रहे हैं कि 4 साइन स्क्वायर अल्फा, इसका माने ऑप्शन सी मैच करता है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती ना हो। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट क्या लिया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, जो कि हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल, पहली स्टेप सरल थी। फिर कॉस इनवर्स को उधर ले आके कॉस अल्फा कर दिया। अब यहाँ अंडर रूट फंसा होगा, अंडर रूट हमें दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, यानी स्क्वायर करना, और अंडर रूट हटाने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि अंडर रूट को अकेला कर दीजिए। इसलिए जो भी अंडर रूट वाला पार्ट बना उसको एक तरफ रोक के बाकी दूसरी तरफ ट्रांसफर करिए और स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद जो बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में 4 है, जबकि 4 अपॉन में नहीं दिख रहा वाई के, इसका मैंने एलसीएम लेना है, हमने 4 एलसीएम ले लिया। ये स्टेप बन गया। अब क्वेश्चन को मैच कराना, यानी जो क्वेश्चन दिया उससे मिलाना शुरू किया। उसके अकॉर्डिंग 4x² प्लस का था, इसलिए ये पूरे टर्म 4x² और y² को उधर ट्रांसफर कर दिया। 4x² इधर आ गया, y² उधर आ गया, माइनस का 4xy कॉस अल्फा वहां पहले था, यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो फॉर्म हमें मिल गया। दैट्स वाई इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ पार्ट होगा वही आंसर होगा। तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को हम इधर लाते हैं, यहाँ बन जाता है 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 कॉमन हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, दैट्स वाई 4 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन ये है, इफ x, y एंड z आर इन एपी, और साथ ही दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, ये भी एपी में है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। x पहला ऑप्शन है, x, y और z तीनों इक्वल है। दूसरा ऑप्शन है 6x इज इक्वल 3y इज इक्वल 2z। तीसरा ऑप्शन 2x इज इक्वल 3y इज इक्वल 6z। और चौथा ऑप्शन है 6x इज इक्वल 4y इज इक्वल 3z।
क्वेश्चन दो कंडीशंस पर है। जैसे अब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये शर्तें याद होंगी कि अगर कोई भी 3 कंजुगेटिव टर्म्स एपी में होते हैं तो उसमें जो भी बीच वाला है उसका ट्वाइस बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब पहली शर्त हम यहां से ये ले सकते थे 2y इज इक्वल एक्स प्लस जेड, और इसको इक्वेशन 1 कहकर के छोड़ दिया। फिर इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन के दूसरे पार्ट में आते हैं जहां हमको ये भी दिया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z ये भी एपी में। दो ऑप्शन है, या तो 2 tan इनवर्स y करके हम बनाए या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि जो इसके बीच का डिफरेंस होगा इसका मतलब वही डिफरेंस इनके बीच में भी होगा, यानी tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। अब जरा यहां फिर ध्यान दिया जाए, क्या ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है? अगर ऐसा है तो ये बन जाता है tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस y इंटू एक्स, और इधर हो जाता है tan इनवर्स z माइनस y अपॉन 1 प्लस z इंटू वाई। दोनों ओर से tan इनवर्स हट जाते हैं। अब मुझे पहली प्रॉपर्टी से ये बात पता थी कि एक्स वाई जेड भी जो है वो भी एपी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y माइनस एक्स होगा वही z माइनस वाई होगा कॉमन डिफरेंस के कारण। और अगर ये इक्वल है तो tan इनवर्स हटाने के, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए, दोनों तरफ tan इनवर्स है, क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, इसका मतलब हटा दीजिए। अब जब अगली स्टेप इसके बाद आप कॉपी पर लिखेंगे तो आप जानते हैं कि y माइनस एक्स और z माइनस वाई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो यानी जो वैल्यू ये है वो वैल्यू ये भी कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाता है, यानी बन जाता है 1 प्लस जेड वाई इज इक्वल 1 प्लस एक्स वाई। इस स्टेप पर 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, देन y से y कैंसिल होता है, यानी हमको मिल जाता है z इज इक्वल एक्स। हालांकि अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि z इज इक्वल एक्स का मुझे कोई शर्त और मिल नहीं रही, यानी ऑटोमेटिक मैं जानता हूं फर्स्ट आंसर है। लेकिन फिर भी अगर आप और करना चाहें तो अब यहां से जब आप z की जगह x रख देते हैं तो x प्लस एक्स 2y आ जाता है, यानी y इज इक्वल टू एक्स भी आ जाता है, या फाइनली x इज इक्वल वाई इज इक्वल जेड। कौन सा ऑप्शन है इसमें? पहला, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? दो कंडीशंस पे क्वेश्चन था, x, y और z भी एपी में थे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी एपी में। अब इसको रट भी लीजिए कि जब भी ये दोनों शर्तें आपको एक साथ मिलेंगी तो ऐसा तभी हो सकता है जब x, y और z तीनों टर्म आपस में इक्वल। अगला क्वेश्चन, इफ cot इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 6, जहां कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है और वो ये जानना चाहता है कि n की इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। इसका मतलब और भी वैल्यू होंगी लेकिन एक n ऐसा होगा जिसके ऊपर रखने पर इसका आरएचएस या दिया हुई जो भी इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर इन इक्वेशन का जो आरएचएस दिया हुआ है वो एक ऐसी वैल्यू है जो हम लोग जानते हैं तो ये क्वेश्चन और सरल हो जाता है। जैसे मैंने पहला काम किया कि इसको n अपॉन पाई ग्रेटर देन कॉट पाई बाई 6 लिखा। क्या हम ऐसा कर सकते थे? हाँ, क्योंकि अगर हम दोनों ओर कॉट ले लें तो हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कॉट में यहां पर जो वैल्यू दी है वो पाई बाई 6 है। इसका मतलब, और उसने मैक्सिमम पूछा है, अगर मैक्सिमम पूछा है तो हम एक बार पहले कॉट का ग्राफ देख लेते हैं। कॉट इनवर्स का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ये होता है, और अगर आपको कॉट इनवर्स के रेंज याद हो तो ओपन इंटरवल 0 to 180 होती है। इसका मतलब ये नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, और जब नेगेटिव नहीं होता तो इनइक्वालिटी के साइन पलटने का कोई चक्कर भी नहीं हुआ। पहला काम तो यहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम को आप समझ, ये चीज फिर यहां पर अभी क्वेश्चन करती कि क्या मैंने ये जो कॉट लिया है और इनइक्वालिटी का साइन बनाया है क्या ये सही है? अब ये क्वेश्चन यहां पर जरूर रेज करता है। क्यों? क्योंकि कॉट का ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, और डिक्रीजिंग ग्राफ में अगर हम इनइक्वालिटी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कि साइन पलट जाएगा। क्यों?
जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है एक्स की, वैसे वैसे कॉट का ग्राफ, कॉट इनवर्स का ग्राफ नीचे हो रहा है, और जब ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है तो यहां पर ये साइन का जो भी आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब जब आप दोनों तरफ कॉट लिखो तो ये टर्म बनना चाहिए n/पाई इज लेस देन कॉट पाई/6, और यही इस क्वेश्चन की एकमात्र खूबसूरती है। तो यहां पर हम ये गलती कर बैठते हैं और इस कारण से हमारे आंसर मैच नहीं करते। लेकिन जब हम ये ध्यान रखेंगे कि ये एक कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग है, किसी भी डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब हो गया कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अब जरा ध्यान दें, क्या हमें कॉट पाई/6 की वैल्यू मालूम है? हाँ, कॉट 30 की वैल्यू हो जाती है √3। अगर ये √3 है, पाई एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से मुझे पाई और √3 दोनों के केवल मान डालने हैं, और मुझे ये याद रखना है कि जहां ये n नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी दोनों शर्तों को एक साथ लेते हैं। जब आप √3 की वैल्यू 1.713 कुछ भी डालेंगे या जो भी जितना भी नियरेस्ट नंबर डालें और पाई की वैल्यू 3.14 डालेंगे तो शायद ये कैलकुलेट करके 5.4 के आसपास आ जाता है। मैं यहाँ ऊपर स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि आप ये चेक कर लीजिए। अब मुझे ये भी याद रखना है कि ये n एक नेचुरल नंबर है, यानी मेरे पास जो n दिए जा रहे हैं वो सारे 5.4 से छोटे हैं, और 5.4 से छोटे में पहला नेचुरल नंबर 5, फिर 4, फिर और भी होंगे। लेकिन उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे n बताइए कौन कौन से हैं इसमें। उसने मुझसे पूछा है कि n की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर n की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा तो हमें मालूम है वो 5 है। मेरा आंसर क्या मैच करता है इसमें? बी। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इज इक्वल √226/227। जहां इसके चार ऑप्शन दिए हैं, 15, 0, 30 और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसका LHS पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, जो मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन किसी लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको केवल यहां से कुछ हिंट्स पर बात करनी है और वो आप देखते चलें। जैसे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें नंबर ऑफ इनवर्स ज्यादा हो, तब आपको सबसे अंदर जो सबसे पहला इनवर्स मिल रहा है आप उसको कुछ मान लीजिए। जैसे कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, फिर उसके बाद उससे साइन थीटा बन गया, यानी उससे आप साइन थीटा का मान निकाल के यहां रखते हो, फिर आपको इनवर्स मिलता है। अब आप अल्फा मान लेते हो, उस tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू से जो भी यहाँ पर बन रहा हो उससे अल्फा निकालते हो और कॉस अल्फा आ जाने पर वो वैल्यू रख देते हो। जब आप ये सॉल्व करोगे, मैं इसको डायरेक्टली देख के जानता हूं कि ये क्या आने वाला है, इसलिए मैं लिखे दे रहा हूं और मैं फिर आपसे कह रहा हूं यहां मैंने स्टार लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी ये घर पर सॉल्व करना है अपनी कॉपी पर, आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। आपको सारा पता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप बंद कर दीजिए इनवर्स की पढ़ाई इतने लेक्चर्स के बाद, क्योंकि कई बार ये बात हो चुकी है। कॉट इनवर्स एक्स में एक्स यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको थीटा माना, कॉट थीटा बनाया, उससे साइन थीटा में कन्वर्ट किया, वैल्यू डाली, tan इनवर्स बना, अल्फा माना, उससे tan अल्फा बनाया, अल्फा कॉस अल्फा निकाला और यहाँ रख दिया। तो जब आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा x² + 1/(x² + 2), जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमको दिया हुआ है 226/227। दोनों स्क्वायर कर लीजिए। ये डायरेक्टली इसको देखिए 225 + 1 है और ये 225 + 2 है। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² = 225 आ जाएगा, यानी x की दो वैल्यू आ जाएंगी। x1 आ जाएगा +15 और x2 आ जाएगा -15। लेकिन अभी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों आंसर है। +15 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आंसर है, लेकिन हमने यहां पर -15 रख के देखा, और जब यहां पर मैंने कहा कॉट इनवर्स ऑफ -15, तो हम जानते थे कि ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 15 बनेगा। अगर हम साइन ले लेंगे तो साइन कॉट इनवर्स ऑफ -15, इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन पाई माइनस
कॉट इनवर्स 15 में फॉर्मूला बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यानी ये बन जाएगा साइन कॉट इनवर्स ऑफ 15। इसका मतलब अगर आप प्लस का 15 रख रहे थे उस समय जो साइन कॉट इनवर्स 15 बन रहा था वही यहां बन रहा है। दैट्स वाई आगे के जो मान आएंगे इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए मेरा आंसर 15 भी है और माइनस 15 भी है। पर क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन मुझसे कह रहा सम चाहिए, और सम भी चाहिए वो भी कैसा, एब्सोल्यूट वैल्यूज का। और एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम मतलब सम ऑफ एब्सोल्यूट रूट्स का मतलब हो जाता है कि वो आपसे कह रहा है मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 चाहिए, और मॉड ऑफ x1 का मतलब अब यहां से आपका ये मॉड के कारण ये भी पॉजिटिव हो गया और आंसर हो गया 30। केवल यही एक ऐसी बात है जो क्वेश्चन में टेक्निकल थी, इसके अलावा टेक्निकल कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अक्सर हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट मिस कर देते हैं तो 0 बोल देते हैं। दूसरा नंबर में कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूरी चीज देखी नहीं और 15 दिखाई दिया उसको टिक कर दिया। इसलिए क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसको केवल उसे जरा सा चेंज कर दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट किया, इसलिए इसका आंसर हमें दिखाई देता है 30 सी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक फंक्शन है जो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक कंडीशन भी दी है x ग्रेटर देन 1 और कह रहा है f ऑफ 5 बताइए। मैं पहले 1 या 2 मिनट जो क्वेश्चन करूंगा इसके उस मेथड को करूंगा जहां हमसे गलतियां होती यानी गलती करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि अगर हमने इसकी क्वेश्चन की कंडीशन नहीं देखी, और अगर कंडीशन नहीं देखी और फिर भी हम पढ़कर गए थे तो मुझे फार्मूला रटा हुआ था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है। हमने इसको 4 tan इनवर्स x लिख दिया, x की जगह वो 5 रखने को कह रहा और 4 tan इनवर्स 5 कर दिया, और वो मुझे ऑप्शन दिखा तो मैं ये गलती भी कर बैठा। जबकि ये बात मैंने अपने हर लेक्चर में कम से कम बात करी आपसे कि कोई भी कन्वर्जन के फार्मूले हमेशा x की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब आप इस बात को अगर ध्यान रखें कि अगर x 1 से बड़ा है तब ऐसी स्थिति में 2 tan इनवर्स x का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये बातें उम्मीद है कि आपको याद होगी। और अगर ऐसा था, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूं तो हमारे आंसर ही बदल जाएगा, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां मुझे पता है कि मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं क्योंकि x 1 से बड़ा दिया गया है। अब अगर माइनस का ये और प्लस का ये सेम है तो इसका मतलब ये पाई आ जाता है, और अगर ये पाई आ जाता है तो एक कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ 5 की वैल्यू भी पाई होगी। क्या इसमें मुझे पाई दिख रहा है? हाँ, इसका मतलब ये मेरा आंसर है। बस इतनी छोटी सी बातें इसलिए इनवर्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पे अगर किसी क्वेश्चन में कन्वर्जन का क्वेश्चन हो तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये देखिए कि किस x के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आपके फार्मूले उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मैंने बताया भी है x अगर 1 से बड़ा है यानी ये 45 से बड़ा है, और अगर ये 45 से बड़ा है तो इसका मतलब सीधी सी बात ये कि जो इसका सम आएगा वो 90 से ज्यादा आएगा। ये 90 से बड़ा कभी जाना नहीं, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो RHS है वो इसको सेटिस्फाई करने लगती है। खैर, कई बार बात कर चुका हूं इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट, फिर ये पूरा ब्रैकेट में है सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक, कॉट इनवर्स, और ये फिर ब्रैकेट है 1 प्लस अगेन सिग्मा ऑफ 2p, जहां p 1 से लेकर n तक है। सिग्मा का मतलब किसी भी क्वेश्चन में लगने का मतलब सम ऑफ द सीरीज वेक्टर, और ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में हमें सम शब्द यूज करना पड़े, यानी उस क्वेश्चन को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के कॉन्सेप्ट में बना लेना चाहिए। ऐसा करने से चाहे वो साइन में ही क्वेश्चन क्यों ना हो, साइन इनवर्स का ही क्यों ना हो, पर अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत आसानी से आपको वो टर्म दिखने लगते हैं जो कि डिफरेंस मेथड के होते हैं,
यानी कुछ टर्म माइनस के और कुछ टर्म प्लस के होते हैं और वो कटते चले जाते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये देखा कि फर्स्ट सिग्मा हमें क्या मिल रहा है, वो था सिग्मा ऑफ 2p, जबकि p की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। इसका मतलब इस पूरे को मैं लिख सकता था, p की जगह 1 डाला, p की जगह 2, 3 से लेकर 2n तक। अब अगर हम पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, यानी सिग्मा n बन जाता है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक काम जो यहां मुझे मिला वो था कि इसका सम n ऑफ n + 1। कोई बात नहीं, उसने कहा 1 प्लस सिग्मा ऑफ 2p, जहां p 1 से लेकर n तक, तो हमने दोनों तरफ 1 और ऐड कर दिया, 1 + n + 1 के बाद उसने कहा एक कॉट इनवर्स भी लगाना है। हम लोगों ने दोनों तरफ कॉट इनवर्स लगा दिया, और जब यहां कॉट इनवर्स लगा दिया तब हम जानते हैं कि इसको tan इनवर्स में 1/1 + n + 1 × n लिख सकते हैं। बस यहां ये क्वेश्चन अब बन गया। कैसे बन गया? हमें पता है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab है। अगर 1 अलग दिखा बहुत अच्छा रहा। अब जो दो टर्म यहां दिख रहे हैं, उन जो भी यहां प्रोडक्ट में, क्या उसी का डिफरेंस ऊपर लिखा है? तो हम ऐसा भी कर देते हैं, हमने देखा हाँ लिखा हुआ है उनका डिफरेंस। इसका माने क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, और अगर ऐसे लिखता हूं तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab। कहने का मतलब यहां से जो टर्म मुझको मिलता है वो बन जाता है tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n। यहां वो कह रहा है कि अब फिर आप सिग्मा ले लीजिए। ठीक है, फिर सिग्मा ले लेते हैं। सिग्मा ऑफ कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा p की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2p, और जब आप यहां फिर एक बार सिग्मा लेते हैं तब आपका सिग्मा वो बताता है कि आप n = 1 से लेकर 19 तक करेंगे। हम ये वैल्यू रखना शुरू करते हैं। पहले 1 रखते हैं, इसका माने ये टर्म बनता है tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। 2 रखते हैं तो ये बनता है tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। एक और रख लेते हैं तो अगला बनेगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। और ऐसा अगर हम करते चले जाएं तो लास्ट टर्म जो मेरे को दिखता है वो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19 रह जाता है। सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि tan इनवर्स 2 अगर यहां प्लस है तो ये माइनस है, इसी तरह ये तो सारी ही टर्म कहीं ना कहीं कैंसल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक एक टर्म सबके कैंसल हो गए, तो बचा क्या? मेरे पास रह जाता है tan इनवर्स 20 और ये माइनस का tan इनवर्स 1। हम यहीं पर फिर एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं, और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस b। डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 19/1 + a × b। बाहर कौन है? कॉट है, इसलिए हम इसको tan इनवर्स से फिर से कॉट इनवर्स में बदल देते हैं, यानी कॉट इनवर्स 21/19 हो जाता है। और एकदम लास्ट ऑप्शन, अब दोनों कॉट ले लेते हैं, यानी कॉट सिग्मा 1 से लेकर 19 तक, कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा p के लिए 1 से लेकर n तक 2p। और जब यार यहां कॉट ले लेते हैं तो ये कैंसिल होकर के हमारे पास रह जाता है 21/19। और ये आपको शुरू से पता है कि कॉट इनवर्स x में x अगर कोई भी रियल नंबर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इसको डायरेक्टली x लिख सकते हैं, यानी इट इज 21/19। अब ये देखिए 21/19 हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी, यानी जो मेरा आंसर है वो है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लगभग वैसे ही कॉन्सेप्ट पर है, और शायद 2015-18 का है, मुझे ठीक से याद नहीं है। देखते हैं।
सारा ड्रामा बन गया। सबसे पहले हम सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू r इज इक्वल 1 से लेकर r इज इक्वल k तक, जो हमें पता है कि ये k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होती है। होपफुली सबको पता होगा कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन k क्यूब बन जाएगा। तो ये सिग्मा k क्यूब का फॉर्मूला होता था और सबको पता होगा। लेकिन ये पूरा है किसके अंदर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ अंडर रूट के साइन के अंदर है। अगर ये अंडर रूट के साइन के अंदर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो बाहर आने वाली है वो है k प्लस 1 बाई 2। फिर उसने कहा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। आगे कहता है 1 ऐड कर दीजिए। ठीक, यानी 1 प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ सिग्मा आर क्यूब, जहां पर 1 से आर की वैल्यू 1 से लेकर k तक, और जब 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन अभी किया हुआ बिल्कुल डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन एक बार बनने लगता है n+1 जैसा। आगे कहता है कॉट इनवर्स ले लीजिए। ठीक है, कॉट इनवर्स भी ले लेते हैं, यानी इसे कॉट इनवर्स ले लिया। और जब यहां पर हम कॉट इनवर्स कर देते हैं तो हमने बताया हुआ है कि आपको इसको tan इनवर्स में बनाना चाहिए। अपॉन हो गया, अपॉन होने के बाद ये बन जाता है k प्लस 1 माइनस k अपॉन 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k। इसका मतलब ये tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला बन जाता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ k। लेकिन यहां वो कह रहा है कि अब आप k को सिग्मा ले लेते हैं, k इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 रूट के अंदर आर क्यूब वगैरह वगैरह। यहां जब आप इसको इधर सिग्मा लेते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो ये जो टर्म हमारे पास बचता है मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, सब कुछ कट जाएगा। लेकिन अब इनफाइनाइट के क्वेश्चन है, बस ये एक क्वेश्चन का जो हल्का सा चेंज है वो केवल यही है। अगर इनफाइनाइट, चलिए लिख देता हूं, 1 रखने पर बनता है tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इंपॉर्टेंट ये होता है कितने टर्म आपके कट रहे हैं। तो tan इनवर्स 2 इसी तरह 3 ये सब करते हैं, यानी ये बचा हुआ है ना। ऐसा करते करते लास्ट में आप जब इनफाइनाइट पर आते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट का एक पॉजिटिव, नेगेटिव तो कैंसिल ही हो गया होगा ना, पॉजिटिव वाला बचा होगा। यानी इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से बचा होगा tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1, जहां पर k टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट यानी ये π/2 हो जाएगा। और अगर ये π/2 हो जाता है तो हमारे पास रह जाता है π/2, जबकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, या सॉल्व करने पर यह आ जाता है π/4। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि 1/π है। ठीक, मैंने पाई से डिवाइड कर दिया। पाई से डिवाइड करने पर यह बन जाता है 1/π सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 रूट ऑफ सिग्मा आर क्यूब, आर जहां पर 1 से लेकर k तक, और इसका RHS हो जाता है 1/4। अब इस 1/4 पर वो एक पावर चढ़ा रहा है जो कि n तक है। फिर यानी प्रॉब्लम है, हम लोगों ने इस पूरे पर एक पावर चढ़ा दी n तक। पावर n के बाद वो कह रहा है कि अब जो टर्म आया इसका फिर से सिग्मा ले लो। चल यार, इसका एक बार फिर से सिग्मा ले लेते हैं। और वो सिग्मा वो मेरे से कह रहा है n इज इक्वल 1 से शुरू करो, यानी n की जगह 1 डाला 1/4, 2 डाला 1/16। यार मुझे लग रहा है ये तो जीपी बन जाएगी, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, और ऐसे करते करते ये जीपी लास्ट में जा कहां तक रही है? इनफाइनाइट तक। अब अगर आपको याद हो, मैं यहां हटा दे रहा हूं, अगर आपको याद हो कि अगर कोई जीपी इनफाइनाइट तक जा रही है और उसका कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो उसका सम निकाला जा सकता है, और वो एक फॉर्मूला होता था a/1 माइनस r, जहां ये मस्ट था कि r 1 से कम होना चाहिए, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। इस तरह से जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो a की वैल्यू कितनी है? 1/4, 1 माइनस, और r की वैल्यू भी 1/4 है। इसका मतलब 3/4 कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/3। और मुझे लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अब यहां पर 3 को क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई कर दो।
इसका मतलब अगर मैं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मैं ये लाइन यहां पर डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं कि जब आप ये जीपी का सम निकालते हैं तो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 आता है, या सॉल्व करके 1/3 बचता है। और इस 1/3 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन का एलएचएस बन जाता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक 1/पाई के इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कॉट इनवर्स 1 + 2 अंडर रूट के अंदर सिग्मा आर क्यूब, जहां आर की वैल्यू 1 से के तक, और ये सारे के ऊपर चढ़ी हुई पावर कितनी है, n। और जब हम इसका आरएचएस देख रहे थे तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण बचता क्या है, 1। अब देखिए क्या 1 कहीं है, यस, तो दैट्स मीन मेरा ऑप्शन ए से। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में सिग्मा हो, इसका मतलब हमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b पर कंसीडर करना ही चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, सबसे अंदर जो आपको सिग्मा या सम का कंडीशन दिख रहे, पहले वो सॉल्व कर दीजिए। अक्सर जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही टर्म बन जाएगा जो आपको क्लियर होगा। हाँ, पर फिर भी एक बात जरूरी है बताना, अगर ये 1 डिग्री के टर्म है और एक टर्म कैंसिल हो रहा है तो यानी एक ही इन्फिनाइट बचेगा। लेकिन अगर दो टर्म छोड़ने के बाद कैंसिल हो रहा है तो यानी 2 इन्फिनाइट बचेंगे। वो अभी मैं एक अगले क्वेश्चन में फिर बताऊंगा। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ऑफ रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट कॉस अल्फा इज इक्वल एक्स, और वो कह रहा है ऐसे में साइन एक्स बताइए। आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये कॉट इनवर्स है और ये tan इनवर्स है, इसका मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसको tan इनवर्स करना होगा। तो ये हो जाता है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कॉस अल्फा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल एक्स। हालांकि एक ट्रिक है लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी सॉल्व कर देते हैं। क्या ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाता है? अगर ऐसा है तो आप लगा दीजिए tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कॉस अल्फा माइनस रूट कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस ए बी। ए कितना है 1 बाई रूट कॉस अल्फा और b कितना है रूट कॉस अल्फा, और ये इक्वल किसके है, x के। इसका माने tan इनवर्स उधर ले जा सकते हैं, और अगर tan इनवर्स उधर ले जा सकते हैं तो ये लाइन बन जानी चाहिए tan x इज इक्वल, यहां पर जब हम रूट ले लेते हैं तो ये बन गया 1 माइनस एलसीएम लेने के बाद कॉस अल्फा अपॉन रूट कॉस अल्फा कैंसल, 1 + 1 2, और जो न्यूमरेटर का एलसीएम है वो नीचे आ गया, यानी 2 अंडर रूट कॉस अल्फा। अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। tan x आ चुका है, sin x चाहिए, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया जाए। इसका माने हम जानते हैं कि ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे बेस है, यानी हमारी जरूरत केवल हाइपोटेन्यूज की है। और अगर केवल हाइपोटेन्यूज की हमारी जरूरत है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा। और यार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हट करके 2 का स्क्वायर 4 कॉस अल्फा, यानी 4 कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, और ये क्या बन जाता है प्लस का 2 कॉस अल्फा। इसका मतलब ये पूरा टर्म हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज आ जाता है वो 1 प्लस कॉस अल्फा आता है। अब क्वेश्चन लगभग खत्म हो जाता है। कैसे? क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या गया है साइन एक्स, और tan x के अकॉर्डिंगली हम ये बात जानते थे कि x एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है। साइन x क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम ये देख रहे हैं हमारा ये कोई भी ऑप्शन मैच अभी नहीं कर रहा, यानी हमें कॉस अल्फा को भी तोड़ना पड़ेगा। अब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि कॉस अल्फा है 1 खत्म करना है, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें 1 प्लस का हो, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। यार ब्रैकेट खोल देंगे 1 खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 खत्म हो जाएगा,
उसके बाद ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल होने के बाद जो बचना है वो बचेगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम फिर एक बार ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन हमको दिखने लगता है, इसका मतलब आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन है, कहता है सम निकालना है हमें tan इनवर्स 4n अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। जहां इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला है पाई बाई 4, दूसरा 3 पाई बाई 4, देन पाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में कई बार ये बात आती है और ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाने के दौरान यानी जब इसके कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे तब भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और जैसे ही सिग्मा आया इसका मतलब वो सम कह रहा है। सम कह रहा है, क्वेश्चन को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूले में सोचना होगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो एक बात हमको अच्छे से पता है कि ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी होना चाहिए। इसका मतलब 1 जरूर होना चाहिए और ये क्वेश्चन का की फैक्टर था। यानी सबसे पहले जब हमने इसको इजी किया तो tan इनवर्स 4n अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 में हम ये जानते थे कि अगर हम इस फॉर्मूले में इसको बदलना चाहते हैं तो हमें 1 दिखना चाहिए और 1 अगर नहीं दिख रहा है तो हम अपनी तरफ से या तो एक जोड़ देते थे और घटा देते थे, पर यहां 2 है, इसका मतलब हमें 1 दिखेगा। 4n अपॉन 1 प्लस और जो रेस्ट ऑफ द टर्म बचता है वो गया n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ये ध्यान दें तो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्टेप यहां से कन्वर्ट होकर के आ जाती है tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये जो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका अर्थ ये है कि क्या हम इसको फैक्टर a माइनस बी ए प्लस बी से n माइनस 1 और n प्लस 1 लिख सकते हैं जिस पर स्क्वायर चढ़ा है। इसका मतलब ये सिस्टम हमारे पास रह जाता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अबाउट टू क्वेश्चन क्लियर है कैसे। अब इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो वही ऊपर लिखा है। इसका मानी जो न्यूमरेटर है वो क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये नहीं क्लियर है तो आप इसको खोल करके देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो n स्क्वायर 1 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, और इसका 2n माइनस माइनस प्लस 2n 4n हो जाएगा। इसका मतलब ये यही लिखा हुआ है और अगर ये लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बन जाता है। यानी ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर भी ये क्वेश्चन अलग टाइप है, क्यों अलग है अब ये देखा है। हमें मालूम है कि लेफ्ट हैंड पे अब हमसे कहता है कि इसका हमें सम चाहिए, सिग्मा चाहिए। tan इनवर्स 4n अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। और जब यार हम यहां पर सिग्मा ले लेते हैं और उस सिग्मा के लिए कहता है कि n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक आता है, इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा। हम जब इस पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर बन जाता है tan इनवर्स 4, जबकि ये 0 है, tan इनवर्स 0 प्लस एक सेट है। दूसरा सेट जब n की जगह 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर tan इनवर्स 9, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर tan इनवर्स 1। ये दूसरा सेट हो जाता है। n की जगह 3 डाल देते हैं तो 3 प्लस 1 से ये बन जाता है tan इनवर्स 16 माइनस tan इनवर्स 9।
अभी मैं रोकूंगा नहीं, मैं कुछ और भी लिखता जाऊंगा। चलिए 4 भी डाल देते हैं, तो ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 25। और जब यहां पर आप 4 रखते हैं तो ये बन जाएगा 4 और 1 5, और ये 4 में से 1 जाता, सॉरी ये 3 डाला था यानी ये 4 है। और यहां से जब हम 4 डालते हैं तो 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर 9। मैं यहां पर कुछ रोकना चाहूंगा, कुछ बातें करना चाहूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे से वो ये कहता, इसको रफली यहां से समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में वो मेरे से केवल इतना कहता कि आपको 1 से लेकर के 5 तक डालना है। इसका मतलब जब मैं 1 से लेकर 5 तक डालता तो मेरे पास ये इसकी लास्ट स्टेप है। एक बार देख लीजिए, 1 से लेकर ये 4 तक है, 5 और कर ले, या 4 तक डालते तो एक यहीं तक होता हमारे पास क्वेश्चन। और जब यहां तक होता तो tan इनवर्स 4 कैंसिल होकर tan इनवर्स 4 कैंसिल कर देता, tan इनवर्स 9 को काट देता। लेकिन यार ना तो tan इनवर्स 16 कटता दिख रहा है और ना tan इनवर्स 25 कटता दिख रहा है। इसी तरह से माइनस के भी tan इनवर्स 0 बच रहे हैं और tan इनवर्स 1 बच रहा है। यानी ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है कि 2 टर्म अगर हमको नेगेटिव बचते दिख रहे हैं तो 2 ही टर्म इसका माने पॉजिटिव भी बच रहे हैं। और इस कारण से जब हम इसको अप टू एंड सो ऑन करते हैं, यहां पर हम tan की कोई वैल्यू डालते हैं, तो सपोज कीजिए कि हमने tan की वैल्यू n-1 डाली होगी, तो ये n-1 प्लस 1 बनता, यानी ये बनता tan इनवर्स n स्क्वायर। और यहां n की वैल्यू n-1 डाली है, इसका माने ये बनता tan इनवर्स n-1 का स्क्वायर। और लास्ट में जब हम tan की जगह n डालते तो हमको यही टर्म दिख जाता, tan इनवर्स n+1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-1 का स्क्वायर। प्लीज यहां पर देख लीजिएगा या बना लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ऊपर की लाइनें हम एक बार समझा देते हैं कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिग्मा हो, यानी वो सम कह रहा है, यानी वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b पर क्वेश्चन बनेगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के लिए डिनोमिनेटर में 1 होना जरूरी है, इसलिए दिए हुए पार्ट से हम 1 अलग कर देते हैं, बचे हुए को देखते हैं कि क्या वो फैक्टराइज है। अगर वो फैक्टर में है तो उसके फैक्टर का डिफरेंस ऊपर लिखा हो, यानी ये फॉर्मूला बन जाता है। यहां तक एक सिंपल है, कई बार कर चुके, बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम अब इस क्वेश्चन में आती है जब क्वेश्चन में स्क्वायर या क्यूब जैसे टर्म होते हैं। अगर स्क्वायर है इसका माने सिग्मा की कंडीशन में जहां तक भी मैं 1 से अगर 4 तक कह रहा हूं तो 2 प्लस के टर्म बचेंगे तो 2 माइनस के होंगे। ऐसे ही जब आप क्यूब सॉल्व करेंगे तो क्यूब भी आपको चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं रख सकते। क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान दीजिए। इसका मतलब जब मैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग क्वेश्चन टेंडिंग टू इनफाइनाइट डालूंगा, प्लीज ध्यान देना क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 4 से कट जाएगा, आगे tan इनवर्स 9 से कट जाएगा, लेकिन tan इनवर्स 0 जो कि माइनस का था वो हमें नहीं मिला, यानी माइनस का tan इनवर्स 0। इसी तरह से माइनस का tan इनवर्स 1 यहां होना चाहिए था तब कटता और नहीं था, इसका माने ये भी बचा है। ऐसे ही आगे के टर्म 16 कहीं 16 से कटा होगा, 25 से, ये सब टर्म करते चले हुए। लेकिन फिर वही बात जैसा भी आप करके हम लोगों ने देखा कि 2 ही टर्म पॉजिटिव भी बचे हुए। इसका माने ये इसके पहले कहीं कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, लेकिन ना तो ये कैंसिल हुआ होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर, और ये भी प्लस का ही है, tan इनवर्स ऑफ n+1 का होल स्क्वायर, ये बचा होगा। अब tan इनवर्स 0, ये 0 हो गया, जबकि 1 tan में π/4 की वैल्यू है। और इंपॉर्टेंट है ये लाइन tan इनवर्स इनफाइनाइट, इसका मतलब यहां ये वैल्यू दोनों ही π/2 हो जाती है, ये भी π/2 और यहां भी ये π/2 हो जाता है। यार तो π/2 प्लस π/2 यानी पाई हो गया, और अगर उसमें से हम π/4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आंसर हो जाता है 3π/4। इसको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर इसका आंसर हम एक इनवर्स, हम जैसे काटते चले आते हैं और ये मिस कर बैठते हैं कि यार एक tan इनवर्स बचा होगा इनफाइनाइट टेंडिंग वाला, तो हम केवल π/2 लिखते हैं, और केवल π/2 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस आंसर के होने का हमें धोखा हो जाता है। जबकि हम यहाँ जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर बार 2 टर्म आखिरी में समेशन में बच रहे होते हैं प्लस के,
तो जब दो टर्म प्लस के बच रहे हैं तो इसका मतलब ये भी इन्फिनाइट दे रहा होगा और ये भी इन्फिनाइट दे रहा होगा, और जब ये दोनों इन्फिनाइट बन रहे हो, tan इनवर्स इन्फिनाइट बन रहे होंगे टेंडिंग, तो ये भी π/2 होगा और ये भी π/2 होगा। सबट्रैक्ट करके ये आंसर हो जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर बी हो जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसको ध्यान दीजिए। लेकिन अब थोड़ा इस स्टेप को देखिए। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ ओवरलुक कर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, तो हमारी ये स्टेप्स आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आपके आंसर नहीं आएंगे, लेकिन एक्चुअली ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजनस है। वो कैसे? अब जरा उस बात को देखा जाए कि ये हुआ कैसे, और इसके लिए एक काम करते हैं कि हम इसको जब यहां से रब कर दें, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वैल्यू पर वापस आइए। इसका माने आप इस रिलेशन को सॉल्व करते करते आ चुके हैं cot इनवर्स y स्क्वायर माइनस 2y इज इन बिटवीन 3π/4 टू 5π/4। पर मैं कह रहा हूं यही स्टेप तो इसकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब हम इसके बाद देखते हैं कि cot इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में, और जबकि ये वैल्यू यानी कुछ भी यहां हो यार, तो ये पाई से बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना। और अगर ये 5π/4 है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस कारण से अब हम इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखते हैं, और जब इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखते हैं तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाती है cot इनवर्स y स्क्वायर माइनस 2y इज लेस देन y, और 0 से आगे है तो इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा वो आएगा 3π/4। इक्वालिटी लेते हैं। ये प्लीज ध्यान रखने वाला काम है, ध्यान रखिएगा। अब जरा एक और लाइन पर ध्यान देंगे। अगर हम cot इनवर्स लेते हैं तो हमको ये याद था कि cot एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब जो साइन होंगे वो पलट जाएंगे। तो y स्क्वायर माइनस 2y, अब यहां पर cot पाई, यार cot पाई चलिए लिख देता हूं, अगली लाइन में इसको समझूंगा। cot पाई, और जबकि यहां जब ये बदलेगा तो ये हो जाता है cot 3π/4। बात आती है cot पाई। हम लोग cot पाई को लिखते हैं cos 180 अपॉन साइन 180। साइन 180 तो 0 यानी इनफिनाइट तो जाएगा, लेकिन cos 180 माइनस 1, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस इनफिनाइट जाएगी, ना कि इनफाइनाइट। यहां भी हम एक गलती कर बैठते हैं, हम इसको जल्दी से जल्दबाजी में इसको सीधे इनफिनाइट बोल देते हैं, जबकि आप ग्राफ से देखते होंगे कि माइनस इनफिनाइट की ओर टेंडिंग है। इसका मतलब आप इसका ऑर्डर सही करते हैं तो ये होता है y स्क्वायर माइनस 2y इज ग्रेटर देन माइनस इनफिनाइट, यानी माइनस इनफिनाइट के आगे के सारे मान, बट लेस देन। अब जब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है माइनस cot 130। जब आप जानते हैं कि ये 3π/4 है, यानी 90 + 45 सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया तो -1 हो गया। इस वाले पार्ट को तो कोई सॉल्व, अगर ये कोई और नंबर होता तो हम दोनों को इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद उसका इंटरसेक्शन देखते, लेकिन जब माइनस इनफिनाइट है तो हम केवल इसको सॉल्व करते हैं, और जब केवल इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज लेस देन 0, या ये हो जाता है, या प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, यहां से मैं आपसे फिर कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बिगाड़ने जा रहा हूं इस स्टेप पर। क्या ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज स्क्वायर है और आपके दो जो साइन है सेटिस्फाई करने, एक लेस देन और एक इक्वल टू 0, तो लेस देन कैसे होगा? क्योंकि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं। इसका मतलब y माइनस 1 का स्क्वायर जब हम ले रहे थे तो ये साइन हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, ये वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते थे। तब हमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली मिली? इक्वल टू 0। और अगर इक्वल टू 0 था तो मुझे इससे मिल जाता है कि y का मान 1 होगा। अब y का मान 1 होगा तो हम स्टार्ट फिर से वापस आते हैं कि हमें पता था कि साइन इनवर्स x जो था वो 2π माइनस 2 cot इनवर्स y स्क्वायर माइनस 2y था। और अगर ये y की वैल्यू हम यहां पर 1 डाल देते हैं तो 1 माइनस 2, इसका मतलब ये -1 हो जाती है। y इक्वल टू -1 डालने पर ये हो जाता है -1। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 134 की 135 की वैल्यू 3π/4 की, या पाई का फार्मूला भी लगा सकते हैं।
तो ये हमारे पास हो जाता है 2 पाई माइनस 2 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 से ये बचता है 3 पाई बाई 2। अब यार ये तो 360 है और 360 से 270 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मेरे पास बचता है पाई बाई 2। और ये मैं ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज इक्वालिटी पाई बाई 2 होती है। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई बाई 2 का मतलब एक्स इज इक्वल साइन पाई बाई 2 या एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। अब आप फिर से ध्यान दीजिए, हिट एंड ट्रायल के लिए मैं इसलिए मना करता हूं ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब अब इन वैल्यूज को जो भी सेटिस्फाई करे या जो भी सेटिस्फाई करें एक से ज्यादा वो आंसर होगा। जैसे एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, ये 2 इज इक्वल 1 स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं है। एक्स की जगह 1 का स्क्वायर 1 और यहां भी 2, ये भी नहीं है। 1 और 1 का स्क्वायर सही, सी ऑप्शन सही। और x की जगह 1 तो 1 माइनस 1 0 और 1 बराबर 1, यानी ये भी आंसर सही है। तो इसलिए इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है सी और डी। एक मेथड और भी आता है कि अगर ये 2 पाई है तो अंडरस्टूड है कि हम इसके केस बना लेते हैं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। क्या कॉट इनवर्स की रेंज तो 2 पाई से 2 कॉट इनवर्स है तो 2 पाई से ऊपर तो रेंज जानी नहीं, वो भी ओपन इंटरवल, तो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब इस वैल्यू को उसके अंदर होना चाहिए, तो ये 0 तो हो नहीं सकता था। लेकिन मैं फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूं पर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्चुअली जो रिलेशन दिए जाते हैं वो x और y के निकले हुए मानों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर आप वो मान निकाल लीजिए ज्यादा अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी एक्स वाई के मान पूछते हैं तो आपको जरूरत तो एक्स वाई की वैल्यूज पर ही है ना, इसलिए ऐसे सॉल्व कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ कॉस इनवर्स एक्स इन टर्म ऑफ इनवर्स ऑफ 10। इसका मतलब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हाफ कॉस इनवर्स एक्स है आपको इसको 10 के इनवर्स में चेंज करना है। अभी मुझे नहीं पता कि 10 के इनवर्स में ये क्या आएगा, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लेट कर लिया कि जब मैंने इसको 10 के इनवर्स में चेंज किया तो ये 10 इनवर्स के था। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर हमें के का मान मिल जाए तो हम हाफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां रख सकते हैं। तो फोकस किस पे हुआ? के की वैल्यू निकालने पर के की वैल्यू से पहले कुछ और बात है। एक बात, लेफ्ट हैंड पर एक्स है और हम जानते हैं कि अगर ये कॉस इनवर्स एक्स है तो एक्स की वैल्यू हम केवल वही एक्सेप्ट करेंगे जो -1 से 1 के बीच में है। ठीक। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड कॉस इनवर्स एक्स है और हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है वो होता है 0 से पाई के बीच में। इसका माने हाफ कॉस इनवर्स एक्स की अगर हमें जरूरत पड़ने वाली है तो ये वैल्यू हमको मिलने वाली है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, दैट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब जो ये एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि मुझे अपने लास्ट में निकले हुए मानों में ये शर्तें चाहिए। अब जैसे इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले अगर हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 tan इनवर्स के बन जाता है। अब अगर लेफ्ट हैंड पर कॉस है, कॉस इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला डालिए जो कि कॉस इनवर्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर हो जाता है। आपको याद होगा कि के की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और हम यहां से पढ़ चुके हैं कि ये जो टर्म होता है वो कॉस इनवर्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ से कॉस इनवर्स हटा दीजिए। इसका माने क्या, मैं इसको x अपॉन 1 इज इक्वल 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर कह सकता हूं। यहां से हमें वैल्यू चाहिए के की, हम कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं, यानी जब हम ये लगाएं तो हमारे पास स्टेप आ जाती है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर, या यहां के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल और यहां 1 से 1 कैंसल हो जाता है। तो ऊपर रह जाता है 2 अपॉन माइनस का 2 के स्क्वायर, या 2 भी काट दीजिए तो ये रह जाता है 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या के स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, के की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर ये टर्म रूट पे है
तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसका माने x की एक बाउंड्री वैल्यू होगी और वो वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बात तो हमको यहां से मिल जाती है। अब दूसरी बात, हमारे पास दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस। अगर हम k की वैल्यू यहां माइनस डालते तो हमको यहां अगर ये माइनस होता तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -90 से +90 होता है। इसका माने माइनस, तो वो रेंज हमको जो मिल रहा होता है उसकी वैल्यू माइनस में आ रही होती, और माइनस मुझे अलाउड नहीं है। और अगर अलाउड नहीं है तो इसका मतलब मैंने माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दिया, या कह सकते हैं डिस्कार्ड कर दिया। अगर डिस्कार्ड कर दिया तो मेरे को k की जो इसको सेटिस्फाई करते हुए वैल्यू मिली वो थी √1 - x/1 + x। और अब एकदम लास्ट बात, हमें k का मान चाहिए था ना, इसलिए हाफ cos इनवर्स x = tan इनवर्स, और k की वैल्यू हो जाती है √1 - x/1 + x। क्वेश्चन ने कहा था कि ट्रांसफॉर्म कीजिए, या इस ट्रांसफॉर्म शब्द का यूज करने की जगह उसने कहा कि हाफ cos इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स में पता कीजिए। तो tan इनवर्स में ये हो जाती है और यही हमारा आंसर हो जाता है। बच्चों, इनवर्स के हम लोगों ने कोशिश करके जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक पिछले 10-12 सालों में, वो कलेक्ट करके यहां पर सॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन कहीं छूट गए हो, या कहीं और आपको अच्छे लगते हो कि ये क्वेश्चन और होने चाहिए, आप उसको उससे पूछिए। मैंने कई बार लिखा है कि जो व्हाट्सएप नंबर है वो 6388043495 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर जो भी क्वेरीज हैं वो डाल दीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल्स पर आपको वीडियो मिलेंगे, जो मैं YouTube या जो भी इनको बनाऊंगा वो जरूर डालूंगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा पहले उन बच्चों को जो कि क्लासरूम ज्वाइन करते हैं। और क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी। मैं आपको पहले जो हमारा जब मैं जैसे आज मैंने लेक्चर तैयार किया, तो मैं आज ही सबसे पहले अपने उन बच्चों को भेजूंगा जो कि क्लासरूम ज्वाइन कर रहे होंगे, और उसके 3 महीने के अंदर मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं YouTube पे डालूंगा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या आपको क्या सही रहेगा, आपको ज्वाइन करना सही रहेगा या आपको डायरेक्टली YouTube से उठाना सही रहेगा। इसके लिए आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, जो आपको ठीक लगता हो उस हिसाब से जरूर कहें। कोई बातें गलत लगती हो उसको कमेंट करें। थैंक यू।